जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों एसएससी जीडी की 24 जनवरी की शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए हैं उन पर आधारित ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दे के जाएंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली क्लासें देखी होंगी तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से सवाल हैं जो हूबहू आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। पूरा एनालिसिस ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आने वाली शिफ्टों के लिए यह क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। 15 से 20 नंबर आप औरों से ज्यादा करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथ आनंद को, देविका रानी को, शरद कमल अंचता को, जीएस कुरूप को। दोस्तों आपको बता दें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और दोस्तों ये पहली बार किसको प्राप्त हुआ था? विश्वनाथ आनंद को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कमेंट में छाप कर बताइए विश्वनाथ आनंद ये किस खेल से संबंधित हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों देविका रानी इनको क्या मिला था? इनको दोस्तों पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। दोस्तों शरद कमल अंचता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में। इनको दोस्तों 2022 का दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ये शरद कमल अंचता को प्राप्त हुआ है। इसको आप नोट कर लें, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल होगा। और दोस्तों शरद कमल इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इसको आप नोट करें। और दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए दोस्तों इसके अंदर दिए जाते हैं। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें जी शंकर कुरूप इनको क्या मिला है? तो आप कहेंगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप। मैंने आपसे सवाल पूछा है विश्वनाथ आनंद इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना शतरंज से है। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लें, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया है कि उत्तराखंड का उपचुनाव किसने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार मैंने आपको नोट कराया था। और देखिए आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछा गया है। एन वीरेंद्र सिंह, पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड का चुनाव किसने जीता था? तो आप सबको पता है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? पुष्कर सिंह धामी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीटें थी? तो मैंने आपको नोट कराया था 70 विधानसभा की सीटें थी। ये मैंने दोस्तों आपको नोट कराया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एन वीरेंद्र सिंह ये कहां के? मणिपुर के हैं। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और वहां की विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 60। और दोस्तों प्रमोद सावंत ये कहां के हैं? गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ये दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो आप कहेंगे 40। और इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया है कि SC ST का आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो दोस्तों आप सबको पता है ST SC कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां संविधान संशोधन। और कितने वर्षों के लिए दोस्तों इसके आरक्षण को बढ़ाया गया है? 10 वर्षों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए 103वां संविधान संशोधन ये दोस्तों किससे संबंधित है? EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दोस्तों 10% का आरक्षण बढ़ाया गया। इसको भी आपको नोट करके रखना है। 102वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? OBC से संबंधित है। यह भी आप नोट कर लें, ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि दिल्ली के वर्तमान कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय कुमार भल्ला किए गए हैं, संजय अरोरा किए गए हैं, विनय कुमार सक्सेना करे गए हैं, आर हरि कुमार करे गए हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों दिल्ली के वर्तमान कमिश्नर कौन बने हैं? तो आप सबको पता है इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई थी। कौन है? संजय अरोरा जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अजय कुमार भल्ला ये कौन है? वर्तमान में गृह सचिव है। नोट कर लें दोस्तों, आपकी परीक्षा का सवाल है
ये दोस्तों कौन है वर्तमान में? ये हमारे गृह सचिव हैं, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के उपराज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, उपराज्यपाल। दोस्तों अनिल बैजल के स्थान पर कौन बने हैं? ये दोस्तों विनय कुमार सक्सेना बने हैं। कहाँ के? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और दोस्तों दिल्ली से आप एक बात याद रखें, 69वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों आर हरि कुमार, ये दोस्तों कौन है? हमारे एयरफोर्स यानी कि वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप, सॉरी दोस्तों, थल सेना, नौसेना, ये दोस्तों नौसेना के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखें। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया कि सिग्मो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों हर शिफ्ट में एक फेस्टिवल और दोस्तों नृत्य से सवाल पूछे जा रहे हैं, रट कर जाएं, सीधा दोस्तों छपेगा आपकी परीक्षा में। असम से है, गोवा से है, उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से है। तो आप सबको पता है सिग्मो फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का नृत्य है, तो आपको याद में रखना है गोवा का। दोस्तों कल गोवा का एक फेस्टिवल और आया था, साओ जोआओ। कौन सा दोस्तों? साओ जो आओ। ये दोस्तों आपसे कल पूछा गया था। और आज क्या पूछा गया है? सिग्मो फेस्टिवल। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों असम, असम में क्या है? बिहू मनाया जाता है। असम में बिहू हो गया, बगरुम्बा, बिहू बगरुम्बा, अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला, ये सब संबंधित तो कहाँ से? असम से संबंधित है। दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड में मनाया था हरेला, हरेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था? उत्तराखंड में। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में हरेली, इसको आप नोट करके रखें। इसको आप याद कैसे करेंगे? दोस्तों आप देखिए छत्तीसगढ़ में बड़ी की पाई लगी, यहाँ पर बड़ी की पाई है। उत्तराखंड में बड़ा का डंडा है, तो दोस्तों हरेला में भी बड़ा का डंडा है। इसको आप ऐसे रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अगर दोस्तों आपने हमारा पॉलिटी वाला ब्रह्मास्त्र देखा होगा तो एक सवाल आपका गलत नहीं हुआ होगा, सीधा सवाल दोस्तों वहीं से छपा है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 39 में है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें उपाधियों का अंत ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 18 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता। इंसान अपना मनुष्य अपना कोई भी धर्म अपनाए, उसकी स्वतंत्रता रहेगी, धार्मिक फ्रीडम। व्यक्ति दोस्तों अपना कोई सा भी धर्म अपनाए, उसकी स्वतंत्रता रहेगी, धार्मिक फ्रीडम का अधिकार किसके अंदर है? अनुच्छेद 25 है। दोस्तों यहां पर आप अनुच्छेद 37 कीजिएगा। इसमें क्या लिखा है? डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अपरिवर्तनीय रहेंगे। डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय रहेंगे, ये किसके अंदर कहा गया है? अनुच्छेद 37 में। और दोस्तों अनुच्छेद 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें क्या दोस्तों? विधिक सहायता, विधिक सहायता, राज्य के द्वारा दोस्तों विधिक सहायता दी जाएगी, ये किसके अंदर कहा गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 39 के अंदर। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें। आप यकीन माने 15 से 20 नंबर औरों से ज़्यादा करने वाले हैं। ऐसा कंप्लीट एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न कहा गया कि सिक्किम से सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्य कौन से हैं? दोस्तों भारत और उनके पड़ोसी राज्य आप पढ़कर जाएं, एक सवाल फिक्स आ रहा है आपकी परीक्षा में। नेपाल, भूटान, चीनी, तिब्बत और दोस्तों उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है ये उपरोक्त सभी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे कि नेपाल, दोस्तों नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? जल्दी से कमेंट में आपको छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों विटामिन ई से संबंधित सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या सवाल पूछा गया था ये दोस्तों कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इससे संबंधित दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी बनती वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, रेटिनॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है कि साइनोकोवोलिन होता है? तो आपको नोट करके रखना है विटामिन ई, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों कैल्सीफेरॉल ये किसका विटामिन? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। दोस्तों रेटिनॉल ये विटामिन
ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और दोस्तों साइनोकोबुलिन विटामिन B12, ये दोस्तों इसका विटामिन नाम है, किसका, विटामिन B12 का, इसको आप नोट करके रखें। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और दोस्तों विटामिन बी का नाम क्या होता है, विटामिन सी का, तो आप कहेंगे एस्कर्बिक एसिड, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्यूलोक्विनोन, इसको भी आप लिख लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसको आप रट कर जाएं, अच्छे से पढ़ कर जाएं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सॉरी दोस्तों यूटी कौन सा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना ही अंडमान निकोबार है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहते हैं दिल्ली, ये दोस्तों सर्वाधिक है, इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाता सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे बिहार। और दोस्तों सबसे जनसंख्या घनत्व वाला कम राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे दिल्ली, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया था पेपर में कि चौरी चौरा घटना का दोस्तों मुख्य कारण क्या था, तो मैं आपको कारण बताऊंगा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है, 1922, 1923, 1924, 1925। तो आप सबको पता है चौरी चौरा घटना कहाँ से हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और दोस्तों इसका संबंध किससे, 1922 में, इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए 1923, इसको क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1923। किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। 1924 में क्या हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। किसके द्वारा दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था, इसको भी आप नोट कर लें। 1925 में क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू जी ने की थी। और 1925 में ही दोस्तों 9 अगस्त 1925 में एक चीज और हुई थी, क्या हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती। लेकिन इसका अब नया नाम क्या हो चुका है, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको आप नोट करके रखें। अब मैं दोस्तों आपको वो सवाल बताता हूं जो आपकी परीक्षा में आया था, चौरी चौरा घटना का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो आपको याद में रखना है, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी वस्तुओं के जो अधिक दाम हो गए थे उसके विरोध में, और शराब की बिक्री के विरोध में दोस्तों ये काम हुआ था, कौन सा, चौरी चौरा घटना। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल आपसे पूछा गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों एक आर्ट कल्चर से आपसे सवाल पूछा गया है, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, मिजोरम। तो आपको नोट कर लेना है मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो आपको याद है बिहार से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया जाए उस्ता कला, उस्ता एंड थेवा कला, इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे राजस्थान से है। इसको भी आप नोट कर लें, यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा में। दोस्तों मिजोरम, इसमें दोस्तों एक उत्सव ना चापचार कूट महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। और दोस्तों चिरऊ या चेराव उत्सव कहाँ मनाया था, ये भी मिजोरम में ही मनाया जाता है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों इसको आप रट कर जाएं, 100% आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं राष्ट्रपति से। आपसे दोस्तों एग्जैक्ट सवाल क्या पूछा गया वो दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन निर्वाचन प्रणाली से सवाल आया है। मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इस सवाल के माध्यम से आपको। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद में रखना अनुच्छेद 55। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये कहां से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आयरलैंड। आयरलैंड, ये दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहां से ली गई है, आयरलैंड। और दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कैसी होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के कारण होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों ये होती है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। पीआरवी विथ एसटीबी करके दोस्तों कुछ है, इसको आप ऐसे याद करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये होती है दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। 50+1% दोस्तों इसमें वोटिंग होती है, इसको आप याद रखेंगे इस टाइप से। इसको आप 51 नहीं कह सकते हैं, 50+1 इसको आप ऐसे ही बोलेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 63 ये क्या कहता है, तो आपको याद रखना है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसको आप नोट करें। इसके अलावा ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुच्छेद 64 है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पदेन सभापति होगा, इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे पूरी कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे सवाल कहा गया कि मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल आपकी परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल आप अच्छे से पढ़कर जाएं, 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा उसके अंदर। सत्येंद्र नाथ आर्य हैं, कंभमपति हरिबाबू हैं, जगदीश मुखी हैं, गंगा प्रसाद हैं। दोस्तों आपको नोट करके रखना है मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है कंभमपति हरिबाबू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। सत्येंद्र नाथ आर्य ये कहाँ के, त्रिपुरा के, ये दोस्तों त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, इसको भी आप लिख लें। जगदीश मुखी ये दोस्तों कहाँ के, नागालैंड या असम, ये दोस्तों असम के भी हैं, क्योंकि दोस्तों नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, जगदीश मुखी जी को दिया गया है, लेकिन वर्तमान में किसके, असम के राज्यपाल हैं, इसको आप नोट करें। गंगा प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद जी हैं, इसको भी आप नोट कर लें। अब आप कमेंट करके बताएं कि मेघालय के राज्यपाल कौन है। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों रीजनिंग के अंदर पूछा गया था ये सवाल दोस्तों एनालॉजी के अंदर, निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी क्या है, कैनबरा, ओटावा, नैरोबी, मस्कट। दोस्तों मैंने इसको जीके में शामिल कर लिया, आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल है। निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी कौन सी है, तो आपको याद में रखना है नैरोबी। आपको दोस्तों याद होगा यूएनएफई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ये दोस्तों कहाँ हुआ था, नैरोबी केन्या में हुआ था 5 जून 1972, आपको याद होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैनबरा, ये कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ओटावा दोस्तों कहाँ की, कनाडा की राजधानी है। इसके अलावा मस्कट दोस्तों कहाँ की राजधानी है, ओमान की राजधानी है, इसको आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। अगर आपसे कह दिया जाए इजिप्ट, मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र, कोप 27 का आयोजन दोस्तों मिस्र में हो रहा है, तो उसकी राजधानी क्या है, काहिरा इसकी राजधानी है, इसको भी आप लिख लें, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से लिख लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि हवा महल कितने मंजिल का बना हुआ है। दोस्तों कुछ ऐसे सवाल भी आए हैं जिनका दोस्तों कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन आपसे पूछे गए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दोस्तों ऐसे सवाल हैं जिनको अगर आप अटेंड ना करें तो ही अच्छा है। दोस्तों हवा महल कितने मंजिल का बना हुआ है, तो आपको दोस्तों मोटा मोटा याद रखना है 5 मंजिल का बना हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा में, अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। दोस्तों आपको याद रखना है वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री अक्षांश अलग करता है, कौन सा, 10 डिग्री अक्षांश। इसके अलावा महात्मा गांधी
राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में ही स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें। और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। दिल्ली में क्या? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब आप कमेंट में छाप कर बताएं जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बेंगलुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर ही किया गया है। और वहाँ पर किसकी प्रतिमा बनी है? कैंपगोड़ा की ही प्रतिमा बनी है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी में। इसको आप नोट करें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल कहा गया कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अब वहाँ पर क्या ऑप्शन थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या उपरोक्त सभी है? तो आपको नोट करके रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब की सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा मीथेन, और दोस्तों मीथेन ये भी ये कैसी है? और ओजोन, ये सब की सब दोस्तों कैसी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये दोस्तों मुख्यतः कुछ गैसेस हैं, इनका आप नाम याद रखें, यही परीक्षा में बार बार रिपीट होती हैं। अब दोस्तों मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? जो पशु जुगाली करते हैं वहाँ से, और दलदली भूमि से दोस्तों मीथेन गैस का श्रावण होता है, इसको भी आप नोट करके रखें। और मीथेन कहाँ पाई जाती है? सीएनजी में पाई जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी, इसको आप नोट करके रखें, बीपी। दोस्तों एलपीजी जब लीक हो जाती है तो अच्छों का बीपी बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन, इसको आप ऐसे याद कर लें, याद रहेगा आपको। दोस्तों जो एलपीजी गैस होती है उसमें जो गंध आती है वो किस कारण आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, मरकैप्टॉन के कारण आती है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सवाल पता नहीं पूछा गया कि नहीं पूछा गया, लेकिन बच्चों ने इसको भेजा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी गई है, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी या 13 खिलाड़ी। तो आपको दोस्तों मोटा मोटा याद रखना है, इसके अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया कि विदेशी मुद्रा का भंडारण और रखरखाव कौन करता है? ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक। तो आप सबको पता है जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है इसका कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आरबीआई की बात आई है तो पूरी जानकारी दोस्तों आरबीआई के बारे में आपको देने वाला हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? आरबीआई का। इसके दोस्तों पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। इसके दोस्तों भारतीय गवर्नर थे, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों आपको बता दें जो आरबीआई दोस्तों 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई है, यह भी आप ध्यान में रखें। अधिनियम कब का? 1934। स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 से। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आपका वर्तमान में किसी भी शिफ्ट का एग्जाम है तो आप लोगों के लिए सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल कहा गया है कि क्रिकेट के पिच की कुल लंबाई कितनी है। आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, बिना सिर पैर के सवाल, लेकिन आपको दोस्तों पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पता है सवाल सही तभी आप अटेम्प्ट करें, वरना आप दोस्तों उसको स्किप कर दें। नेगेटिव मार्किंग का सवाल होता है, इसीलिए दोस्तों आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 20 गज, 24 गज, 25 गज। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 22 गज होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। दोस्तों पंचवर्षीय योजना आप रट कर जाएं, आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है हर शिफ्ट में। पहली पंचवर्षीय योजना, ये सवाल मैं कई बार आपको करा चुका हूं, कब से कब तक चली है, 1951 से 1956 तक चली है, ये पहली वाली। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है, 1951 से 1956। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक है, तो आप कहेंगे 1956 से 1961। ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना है। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके अंदर है, तो आप कहेंगे 1961 से 1966। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके ऊपर थी, हैरत डोमर मॉडल, हैरत डोमर मॉडल। ये दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी। इसी के अंदर दोस्तों नदी परियोजनाओं का दोस्तों उल्लेख किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके ऊपर है, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये दोस्तों लौह इस्पात का दोस्तों ज़्यादातर उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों 1961 अगर आपसे कहा जाए बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं। ये दोस्तों किस योजना पर आधारित है, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या चेन्नई। दोस्तों आपको याद रखना है इनाम गांव ये किस राज्य में स्थित है, ये पुरातात्विक गांव है, इसलिए महत्वपूर्ण है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों तमिलनाडु से आपको 1 से 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर से, तमिलनाडु। डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर से, तमिलनाडु। दोस्तों केरल के दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य जल्दी से छाप कर बताएं आप। चेन्नई, यहाँ पर क्या हुआ, 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ, केरल में, वो चेन्नई में हुआ है। शुभंकर क्या था, थम्बी। जीता कौन था, उज्बेकिस्तान। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। ये सवाल भी दोस्तों आज की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया है। 1967 से, 1972 से, 1983 से, 1992 से। आपको दोस्तों याद रखना है जो दूसरी हरित क्रांति, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1983 से हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1983 से 1984 के बीच में। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए फर्स्ट हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे 1967 से 1968 तक चली थी। इसको भी आप नोट कर लें। ये दोनों तारीखें आपको नोट करनी है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों ये था आज के एग्जाम का कुछ महत्वपूर्ण एनालिसिस और उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अगर आप एनालिसिस डेली देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप 8 से 10 नंबर और उससे ज़्यादा करने वाले हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।